one and all, especially my dear and loving students. I hope you are fit and fine and your studies are going good and well with the help of my online explanation. So, as always, this is your Ruksar ma'am, and today I am here with the rest of the chapter of Standard 8, that is chapter number 4, How the Traders Become Rulers. Okay, in my part 1 video, we have discussed about the subsidiary alliance scheme. What is subsidiary alliance and what is the condition of subsidiary alliance. So this is the part 2 video. In this video we are going to discuss about the Dalhousie policy of annexation. Okay dear student, so without wasting time let us start the rest of the chapter. But before starting the chapter, as always, I suggest you, if you haven't read the chapter before my explanation, then you must read the chapter. Okay dear student, let's see the chapter. Dalhousie's policy of annexation. The aim of Wellesley's policy of expansion was enslave the native kingdoms, ठीक है, without using much of British resources. जो वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी उसका एम क्या था? उसका एम सिर्फ इतना था कि एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड करना और जो नेटिव किंगडम्स है उसे एनस्लेव यानी गुलाम बनाना विदाउट यूजिंग मच ऑफ ब्रिटिश रिसोर्सेज, मतलब ब्रिटिश रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल किए बिना उसे ये दो चीज़ करनी थी, ठीक है। क्या? एक तो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड करना था और दूसरे जो नेटिव किंगडम्स है यानी जो देसी रियासतों के किंगडम है उन्हें गुलाम बनाना, एनस्लेव्ड करना। The states that accepted the subsidiary alliance considered the Britishers as their friends. Okay, इनिशियल बेस पर जितने भी स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस स्कीम को एक्सेप्ट किया था वो ब्रिटिशर्स को अपना फ्रेंड कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। वो मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनके फ्रेंड है। Eventually, in the absence of the internal and external threat, they become irresponsible and their administration started deteriorating. Okay, eventually in the absence of internal और external threat, यानी internal जो threat है या external जो threat है उसके absence में वो लोग कैसे हो गए थे? Eventually they become irresponsible, यानी उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था उन सारे स्टेट्स के किंग को जिन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था? सब्सिडरी अलायंस स्कीम को एक्सेप्ट किया था, सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इवेंचुअली उनको मतलब ऐसे इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे, उन्हें ऐसा हो गया था कि कोई भी इंटरनल थ्रेट नहीं है उनके किंगडम को या फिर एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है उनके किंगडम को, ठीक है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत लाइटली लेने लगे थे, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ था? देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो मैनेजमेंट वो कर रहे थे उनके किंगडम में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म कर रहे थे रिगार्डिंग देयर पीपल्स, ओके, उनके पीपल्स के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो वो सब क्या हुआ? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बिगड़ गया, ठीक है, डिटोरिएटिंग यानी खराब हो गया, ठीक है। The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely state. और ये आउटकम ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी, ये जो षड्यंत्र ब्रिटिश ने रचा था, ठीक है, कॉन्स्पिरेंसी की थी, उसका आउटकम क्या आया? बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में क्या हो गया? एनार्की, यानी जो किंग है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा था अच्छे से, क्योंकि उसे ऐसा हो गया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोई थ्रेट है ही नहीं। वो सब्सिडरी अलायंस उसने एक्सेप्ट की है तो कंपनी उसकी हेल्प करेगी और ब्रिटिशर्स उसके फ्रेंड है। दैट्स वाई they are not understanding, the native kings are not understanding their responsibility. ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो गए थे? केयरलेस हो गए थे, वो लापरवाह हो गए थे, ठीक है। इसलिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डिटोरिएटिंग यानी खराब हो गया था, यानी बिगड़ गया था, पूरा मैनेजमेंट खराब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। और लेकिन ये क्या था एक्चुअल में? ये ब्रिटिशर्स की एक कॉन्स्पिरेंसी यानी एक षड्यंत्र था, ठीक है। उनका इसका आउटकम क्या है इस षड्यंत्र का? सारे प्रिंसली स्टेट में एनार्की यानी मतलब जो किंग्स थे वो क्या हो गए? इररिस्पॉन्सिबल हो गए और क्या हो गया? वहाँ पे कोई गवर्नमेंट प्रॉपरली रूल नहीं कर रही थी, ठीक है, कोई गवर्नेंस नहीं था, एनार्की हो गया था सारे प्रिंसली स्टेट में। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट। और इस कॉन्स्पिरेंसी में कौन फंस गए थे? जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था वो सारे रूलर्स, इंडियन रूलर्स, ट्रैप्ड यानी इस कॉन्स्पिरेंसी में फंस गए थे, षड्यंत्र में फंस गए थे। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफियरिंग इनटू द internal affairs of the states on the pretext of putting an end of the anarchy. Now
जो इंडियन रूलर्स है इस कॉन्स्पिरेंसी में ट्रैप्ड हो गए थे और उसके बाद ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज, ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल गया था किस चीज़ का, जो इंडियन रूलर्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में या उनके किंगडम में जो भी चल रहा है, मैनेजमेंट चल रहा है, उसके अंदर इंटरफेयरिंग यानी उसके अंदर दखल अंदाजी देने का एक एक्सक्यूज मिल गया था, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में। ऑन दिस स्टेट ऑन द प्रिटेक्स्ट, मतलब क्या बहाना बता के, क्या एक्सक्यूज बता के वो इंटरफेयर कर रहे थे, दैट एनार्की, यानी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है आपके किंगडम में, आप प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, ये एक्सक्यूज बताकर वो लोग क्या कर रहे थे, इंटरफियर कर रहे थे, यानी दखल अंदाजी दे रहे थे, ठीक है। दे एनेक्स मैनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूजेज, और सेम एक्सक्यूज बताकर उन्होंने बहुत सारे स्टेट को एनेक्स यानी छीन लेना, ठीक है। कोई रूल कर रहा है, कोई किंग है वहाँ पर, उसका किंगडम है, प्रॉपरली वो रूल कर रहा है वहाँ पर, लेकिन क्या उसके हाथ से पूरा कंट्रोल छीन लेना, उसका किंगडम छीन लेना, दैट इज एनेक्स, यानी किसी चीज़ को छीन लेते हैं उसे एनेक्स कहते हैं। और सेम एक्सक्यूज यानी वो लोग प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, एनार्की यानी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, ये एक्सक्यूज बता के उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को क्या किया, एनेक्स किया, ठीक है। देयर आफ्टर बुर्मा नाउ म्यांमार, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से स्टेट्स को एनेक्स किया यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देयर आफ्टर बुर्मा नाउ जो म्यांमार में है, ठीक है, बुर्मा पहले बुर्मा था, अभी उसको करंटली हम म्यांमार कहते हैं, ठीक है। रीजन्स ऑफ पंजाब वेर ऑल्सो एनेक्स, पंजाब के बहुत सारी जगह यानी बहुत सारे रीजन्स एनेक्स कर लिए गए थे, किसके थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू। इफ द किंग डाइड विदाउट अ सन, लेकिन अगर कोई किंग मतलब बिना सन के मर जाता है, उसका कोई लीगल हेयर नहीं है यानी कोई वारिस नहीं है, तो ऐसे ही राज्यों को भी क्या ब्रिटिशर्स एनेक्स कर ले रहे थे, ठीक है, एनेक्स यानी छीन ले रहे थे। इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एटसेट्रा, और इसी तरह से उन्होंने सतारा, झांसी और नागपुर को एनेक्स किया था। झांसी का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था यानी उसका कोई लीगल हेयर नहीं था, ठीक है। बिकम द विक्टिम ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये सारी जगह, ये सारे स्टेट्स किसके विक्टिम बने, कौन सी पॉलिसी के शिकार बने, एनेक्सेशन पॉलिसी की। ओके डियर स्टूडेंट, सो Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profit from the trade of the tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on the large scale. Now Dalhousie का क्या एम था, उसकी ऐसी डिज़ायर थी, वो ब्रिटिश ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाना चाह रहा था, कौन से ट्रेड में से, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन के ट्रेड में से, इसलिए वो ऐसे एरिया को एनेक्स कर रहा था, कैप्चर कर रहा था जो इन कॉमोडिटीज़ का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हो, ठीक है। कौन से कॉमोडिटीज़ का, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन का, ठीक है। टू consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by Dalhousie in India. To consolidate the British rule in India, यानी ब्रिटिश रूल को इंडिया में बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली रन हो, चलाने के लिए मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस, बहुत सारे चेंजेस किसने किए थे, डेलहाउसी ने उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आया था। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वो स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने, उसके टाइम पीरियड में जब वो एज ए जनरल गवर्नर इंडिया में था, ठीक है, उसी के टाइम पीरियड में फर्स्ट रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, जो कहाँ से कहाँ तक थी, मुंबई टू थाने, और कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1853 कॉमन एरा में। ओके डियर स्टूडेंट, एंड द अनदर थिंग अदर देन रेलवे लाइन क्या इंट्रोड्यूस किया था उसने, लेट्स सी, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भी डेलहाउसी ही लेकर आया था। एंड द वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और जो वायरलेस सिस्टम है इंडिया और इंग्लैंड के बीच का यानी नेटवर्क एरिया, वो भी डेलहाउसी के टेन्योर में ही आया था। और उसी के साथ साथ इतनी सारी टेक्नोलॉजी लाने के साथ साथ वो उसने कुछ लॉज है उसे भी बैन करवाया था, यानी उसी पर रोक लगाई थी, ठीक है। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिजेस, यानी चाइल्ड मैरिजेस का जो लॉ था हमारी कंट्री में पहले, जो हमारे समाज के लिए एक ऑब्स्टिकल था, यानी समाज का डेवलपमेंट रोक रहा था, ठीक है, ऐसे लॉ को भी उसने बैन किया, चाइल्ड मैरिजेस को। एंड चाइल्ड मैरिज को बैन करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज को मतलब परमिशन दिलवाई कि एक विडो है तो उसे भी अपना लाइफ स्पेंड करने का राइट है आफ्टर रीमैरिजिंग, मतलब विडो को मतलब किसी और के दूसरे के साथ शादी करके अपनी लाइफ स्पेंड करने का राइट है, ठीक है, उस चीज़ को उसने परमिशन दिलवाई। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम,
और इंग्लिश एजुकेशन भी डलहौजी के टाइम पीरियड में स्प्रेड हुआ था इंडिया में. ओके, एंड फॉर दैट द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वेर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1857 सेंचुरी. सो फॉर द इंग्लिश एजुकेशन 3 यूनिवर्सिटी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कहाँ थी? मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? 1857 सेंचुरी में. Thus, these reforms were basically for the expansion of the British rule and ease in the administration. So, ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, चेंजेस जो आए थे, बेसिकली वो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए थे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इजीली रन करे उस लिए थे. ठीक है, बट ऑल्दो इंडियंस बेनिफिटेड लेटर ऑन, लेकिन बाद में ये सारे रिफॉर्म्स का बेनिफिट किसे हुआ? इंडियंस को. ओके, दे हैड टू सफ़र अ लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश रिफॉर्म्स. और ये ब्रिटिश रिफॉर्म जब आए तो इसकी वजह से इंडियंस पीपल को बहुत सफ़र भी करना पड़ा. बट एट द लास्ट जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इन सारे रिफॉर्म्स का बेनिफिट्स किसे हुआ? इंडियन पीपल्स को. ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल. After the policy of subsidiary alliance, Dalhousie's policy of annexation shocked the whole nation terribly. आफ्टर द पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली, यानी वेलेस्ली की सब्सिडरी पॉलिसी के बाद डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी आई. उसने पूरे नेशन को क्या किया? शोक द होल नेशन टेरिबली, बहुत ही एक्सट्रीमली बैड तरीके से पूरे नेशन को अपसेट कर दिया है यानी. ठीक है, द रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टूवर्ड द ब्रिटिश. और उसका रिजल्ट क्या आया? जब ये चीज़ हुई, मतलब एक के बाद एक पॉलिसी आई और उसने पूरे नेशन को अपसेट कर दिया बहुत ही एक्सट्रीमली बैड तरीके से, तो उस चीज़ का रिजल्ट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टूवर्ड द ब्रिटिश. उसका रिजल्ट, उसका आउटकम ये आया कि जो इंडियन पीपल्स थे उनके अमंग्स यानी उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो गया था रिगार्डिंग द ब्रिटिशर्स, यानी एक हेट की फीलिंग आ गई थी, नफरत की फीलिंग आ गई थी. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे. आपने फिल्म्स देखी होगी क्रांति और मंगल पांडे. ठीक है, उसमें यही सब चीज़ बताई गई है. इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दिस मूवीज़. अगर आपने नहीं देखी है तो ये मूवी देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ओके, एट दिस टाइम द पीपल वेर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रिजीम. ओके, और एट दिस टाइम लोग जो थे क्या थे? जो इंडियन पीपल्स थे उन्हें सप्रेस्ड कर दिया चला, यानी दबा दिया गया था डिक्टेटोरियल रिजीम ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश की जो तानाशाही वाला शासन था उसके नीचे दबा दिया गया था. ठीक है, इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म्स मेड बाय डलहौजी एडेड फ्यूल टू फायर. और इसी के साथ साथ इतना सब डिससेटिस्फेक्शन तो हो ही गया था इंडियन पीपल्स के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ इन एडिशन दैट जो रिफॉर्म्स डलहौजी लेकर आया था उस रिफॉर्म्स ने उस टाइम कैसा काम किया? वो रिफॉर्म्स ने एडेड फ्यूल टू फायर, यानी जो फायर है उसमें फ्यूल ऐड करने का काम कर रहे थे वो रिफॉर्म्स. ठीक है, मतलब आग में तेल डालने का काम कर रहे थे. डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू द रेलवे फैसिलिटीज ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन. डिफरेंट पीपल यानी इतने सारे डिफरेंट अलग अलग पीपल है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सनालिटी. ठीक है, और डिफरेंट थिंकिंग. तो ऐसे अलग अलग लोगों ने ये जो चेंजेस है उसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया, यानी उसका परसेप्शन अलग अलग तरीके से लिया. ठीक है, जो रेलवे लाइन आई या पोस्ट फैसिलिटी आई या फिर टेलीग्राफ और वेस्टर्न एजुकेशन आया. ठीक है, ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. सो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं, यानी उनके धर्म को, उनका जो कल्चर है उसको रिगार्डिंग ऑर्थोडॉक्स, यानी मतलब वही चीज़ है, उनका कल्चर है तो उसे ही फॉलो करना, उनका धर्म है तो उसे ही फॉलो करना, एकदम रिज्ड नेचर के लोग होते हैं. ठीक है, तो उन्होंने कैसा फील किया जब ये रिफॉर्म्स आए? तो दे फील द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. उनको ऐसा फील हुआ कि ब्रिटिश क्या करना चाहते हैं? हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यानी उसे खत्म करना चाहते हैं. ठीक है, और वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर यहाँ लाना चाहते हैं. द रिफॉर्म्स डन बाय ब्रिटिश विल बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली. लेकिन बेसिकली जो रिफॉर्म्स आए थे वो ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो किस चीज़ के लिए थे? उनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन यानी गवर्न करने के लिए थे, उनके बेनिफिट के लिए वो लोग लेकर आए थे. द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल हैड रीच अ पॉइंट ऑफ स्टेरेशन एंड दे वेर इन द स्टेट ऑफ रेबिलियन which resulted in the freedom movement of 1857. Okay, so the dissatisfaction among the people, मतलब इतना dissatisfaction हो गया था लोगों के अंदर, इतनी hate की feeling आ गई थी regarding the Britishers, इतना असंतोष हो गया था. ठीक है, वो असंतोष यानी dissatisfaction ऐसे point पर पहुंच गया, कौन से?
सैचुरेशन के पॉइंट पे, यानी कुछ भी चीज़ अब और एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी। पानी बोलते हैं ना, सर के ऊपर चला गया था, ठीक है। तो दैट्स द सिचुएशन कि अब कोई भी चीज़ होगी तो शायद इंडियन पीपल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे पॉइंट पर चला गया था। दे वेर, और उसके बाद ऐसे पॉइंट पर चला गया था। उसके बाद जो इंडियन पीपल्स थे वो कैसे स्टेट में आ गए थे, रेबिलियन, यानी हर चीज़ के अपोज में आ गए थे, विद्रोह की, यानी ब्रिटिशर्स का अपोज करने लगे थे। और इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ, विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। और इस चीज़ का सबका रिजल्ट, इस सारी चीज़ का एक्शन क्या आया, फ्रीडम मूवमेंट हो गई जो 1857 में हुई थी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप माई एक्सप्लेनेशन इज इनफ फॉर योर स्टडीज and you are clear about the chapter. If you have any confusion or any doubt, you can ask me in comment section. Stay home, stay safe. Thank you all of you and keep watching.